अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील बीम्स का। अभी तक हमने प्लास्टिक मूवमेंट और प्लास्टिक हिंज और प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस और शिप फैक्टर ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरे का पूरा जो सेक्शन है तो वो क्या हो जाए, वो प्लास्टिसिटी अटेंड करे, ठीक है, प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप हो जाए। अब आगे पढ़ते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके पास वो ट्राइंगल की बजाय रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थी ओवर द क्रॉस सेक्शन, कैन बी हिंडर्ड बाय टू डिफरेंट लेंथ इफेक्ट्स, ठीक है। कहते हैं कि जो हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं उसके रास्ते में दो रुकावटें हो सकती हैं। नंबर वन क्या है, लिटरल टॉर्शनल बकलिंग। ये क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफ द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द बीम और मेंबर बिफोर द क्रॉस सेक्शन डेवलप्स अ प्लास्टिक मूवमेंट, एमपी, ठीक है। एक तो कहता है कि आपके पास लिटरली जो है तो आपके पास टॉर्जन की वजह से बकलिंग हो जाए सेक्शन में, और इससे पहले कि आपका सेक्शन में प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट हो, आपका सेक्शन जो है तो वो लिटरल टॉर्जनल बकलिंग में फेल हो जाए, ठीक है। अनसपोर्टेड लेंथ की चीज़ है वो भी पढ़ते हैं कि बीम की कितनी लेंथ जो है तो वो अनसपोर्टेड आप रख सकते हैं, कितने से ज़्यादा एक्सीड हो जाए तो फिर आपने उसको लिटरली सपोर्ट करना है टॉर्शन से बचने के लिए। एंड सेकंड वन इज लोकल बकलिंग ऑफ द इंडिविजुअल प्लेट्स। फॉर एग्जांपल फ्लेंजेस में से किसी एक फ्लेंज की बकलिंग हो जाए, दोनों फ्लेंजेस की बकलिंग हो जाए या वेब की बकलिंग हो जाए ऑफ द क्रॉस सेक्शन बिफोर दे डेवलप द कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेस ऑफ एफ वाई, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कॉलम के केस में जब हम पढ़ते हैं बकलिंग, तो बीम के केस में आपके पास आधी बीम जो है वो कंप्रेशन में होती है, आधी टेंशन में होती है, तो कहते हैं उसके जो कंप्रेशन पार्ट है तो इससे पहले कि वो एफ वाई में पहुंचे फ्लक्चर की वजह से, वो बकलिंग में जो है तो वो फेल हो जाए, कंप्रेशन में बकल हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें हम नहीं चाहते कि हमारे सेक्शन में हो। हम चाहते हैं कि हमारा सेक्शन सारे का सारा एफ वाई में पहुंचे और उसमें एम पी जनरेट हो, ठीक है। तो लेटरल टॉर्जनल बकलिंग क्या चीज़ है, पहले उसको पढ़ते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैन बी सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है। बहुत बेसिक आपके पास ये स्टेटमेंट है, पहले दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं। Due to this loading, the beam will deflect downward and its upper part will be based on compression and hence will act as compression member। आप इस चीज़ पे भी अग्री करते हैं कि ऊपर वाले पार्ट्स में न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन होगी, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन होगी। ये आपके पास नीचे फिगर जिसमें ये देखें अनसिमेट्रिक सेक्शन है, एक अनसिमेट्रिक इस तरह से कि नीचे देखें उसकी विड्थ कितनी है और ऊपर देखें उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेविटी ट्रांसफर्स लोड अप्लाइड है, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूट्रल एक्सिस, चूंकि ये देखें यहाँ पे आपका एरिया बहुत ज़्यादा है तो इसलिए न्यूट्रल एक्सिस भी नीचे होगा। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपके पास सारी की सारी कंप्रेशन है और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आपके पास सारी की सारी क्या है, टेंशन, ठीक है। एफ टेंशन और एफ कंप्रेशन, ठीक। ये आपके पास रिएक्शन है। तो कहता है कि जो मैंने डैश डैश या लाइंस लगाई हुई हैं, दिस पार्ट एक्ट्स एज अ कंप्रेशन मेंबर, और ये जो सिंपल है जिसके ऊपर कोई डैश नहीं है ये एज अ टेंशन मेंबर एक्ट कर रहा है। आपके पास जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस का या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसको आप सी का नाम देते होते हो, ठीक है, डेप्थ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। और उसकी जो यहाँ से हाइट है उसको आप वाई का नाम देते होते हो। या आपने एक एलिमेंट लिया, एक स्ट्रिप ली और उसकी वाई हाइट है फॉर एग्जांपल डी वाई, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है वो है वाई, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो है डी ए, स्मॉल ए। आगे चलते हैं। Beams are generally proportional such that moment of inertia about the major principal axis is considerably larger than that of minor axis। कहते हैं हम बीम को इस तरीके से प्रोपोर्शन करते हैं कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मेजर एक्सिस के अबाउट, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस इस वक्त इसका मेजर एक्सिस है, इसके अबाउट जो कहते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कंसिडरेबली लार्जर देन दैट ऑफ माइनर एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे कहते हैं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा होगा। दिस इज डन टू मेक इकोनॉमिकल बीम्स, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये क्यों किया जाता है, ताकि बीम्स को हम इकोनॉमिकल बना सकें, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल सेव हो और हमारे पास सेक्शन जो है एक तो उसका वेट कम हो, दूसरा जो है तो उसकी हमारे पास सेविंग्स हो, ठीक है। तो वो कहते हैं अब एक डायरेक्शन में तो इसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है,
या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन में कंसिडरेबली बहुत कम है। अब दूसरी डायरेक्शन में जो कम है ना, मसला ये बना रहे सारा, किस तरह बना रहे, एज रिजल्ट दे आर वीक इन रेजिस्टेंस टू टॉर्जन एंड बेंडिंग अबाउट द माइनर एक्सिस। तो कहते हैं कि मेजर एक्सिस के अबाउट तो चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है तो कोई आपको मसला नहीं है, लेकिन वो जो माइनर एक्सेस आपने रखा था उसके अबाउट कहते हैं कि आपकी टॉर्जन जब जनरेट होगी तो वो क्या करेगी, वीक कर देगी उसको। इफ इट्स वाई एक्सिस इज नॉट ब्रेस्ड परपेंडिकुलरली, कहते हैं अगर आपने इसके वाई एक्सिस को ब्रेस न किया, ब्रेस का क्या मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे आपने इसको दूसरी बीम एक प्रोवाइड कर दें या कोई मेंबर प्रोवाइड कर दें जो कि इसको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। ये हम उसमें भी प्लेट गर्डर में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ कि किस तरीके से हम लेटरल ब्रेसिंग करते हैं। It will buckle laterally as much smaller load than would otherwise have been required to produce a vertical failure। तो कहते हैं कि अगर आपने इसको लेटरली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना किया ब्रेस, तो कहते हैं कि ये बकल हो जाएगा लेटरली एंड कितने लोड पे होगा, मच स्मॉलर लोड देन वुड अदरवाइज हैव बीन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वर्टिकल फेलियर। कहते हैं वर्टिकली आपके पास शेयर या फ्लक्चर में जो लोड आपने डिजाइन किया था फेलियर के लिए, उससे कहते हैं बहुत कम लोड पे कहते हैं वो टॉर्जन की वजह से लिटरली जो है वो क्या हो जाएगा, बकल होके फेल हो जाएगा। ये देखें, ये है आपके पास सेक्शन, यहाँ पे ये सेंटर पे उसका सेक्शन शो कर रहे हैं, और ये तो कहते हैं ये देखो टॉर्जन एक तरफ से उसको एक तरफ ट्विस्ट करे, आप जिस तरह तौलिया या कपड़े धो के और उसको निचोड़ते हैं, तो एक हाथ को अगर आप रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज तो दूसरे हाथ को आप रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उस वजह से आपके पास क्या होता है, टॉर्जन जनरेट होती है। तो अगर आपने इसको लेटरली ब्रेस नहीं किया हुआ तो ये देखें, ये आपके पास लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। लेटरल का क्या मतलब है, देखें लोड आपके पास इस डायरेक्शन में वर्टिकल और आपके पास बकलिंग इस डायरेक्शन में नहीं हो रही है लेटरली, यानी उसके परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में नहीं हो रही बल्कि दूसरे डायरेक्शन में 90 डिग्री पे हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए किसी भी सूरत। ये है आपके पास लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। ये कहता है कि बहुत कम लोड पे आपका मेंबर फेल हो जाता है। ये है आपके पास एग्जांपल, देखें आपके पास मेंबर बकल हो गया लेटरल टॉर्जनल बकलिंग में। ये आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो लिटरली अनसपोर्टेड, देखिए वो अगेन कह रहा है अनसपोर्टेड। मिसाल के तौर पर अगर आपने इस बीम को सेंटर पे सपोर्ट किया होता ना इस तरह लिटरली, यहाँ पे आपने कोई मेंबर इसको प्रोवाइड कर दिया होता तो ये बीम कभी भी फेल ना होती, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ आधी रह जाती। अब ये जो आपने बीम प्रोवाइड की थी ना वो इसके एज अ सपोर्ट काम करती, ठीक है। तो अगर आप इसको लिटरली सपोर्ट करते हैं इस डायरेक्शन में तो वो बीम लिटरल टॉर्शनल बकलिंग में ना फेल हो। लिटरली अनसपोर्टेड कंप्रेशन फ्लेंज यानी ऊपर वाला जो फ्लेंज है सिर्फली सपोर्टेड केस में विल बिहेव लाइक अ कॉलम, ठीक है। तो कहते हैं कि ऊपर वाला जो फ्लेंज है सिंपली सपोर्टेड बीम में वो कॉलम की तरह करेगा क्योंकि उसमें प्योर कंप्रेशन आ रही है एंड टेंड टू बकल आउट ऑफ प्लेन। तो कहते हैं कि जब उसके ऊपर बकलिंग लोड आ रहा है तो कहते हैं वो आउट ऑफ प्लेन बकल करने की, बाहर निकलने की, मुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स ऑफ लेटरल सपोर्ट, उन पॉइंट्स के दरमियान के जहां पर आपने लेटरली उसको सपोर्ट किया हुआ है। हाउएवर बिकॉज द कंप्रेशन फ्लेंज इज पार्ट ऑफ अ बीम क्रॉस सेक्शन, ठीक है, लेकिन चूंकि कहते हैं कि कंप्रेशन फ्लेंज ये नहीं कि अलग से एक पट्टी पड़ी हुई है वहां पे स्ट्रिप पड़ी हुई है, नहीं, बल्कि वो वेब के साथ, और वेब जो है तो वो टेंशन फ्लेंज, ये सर कहते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन है। तो कहते हैं कि चूंकि वो उसका पार्ट है विद अ टेंशन जोन दैट कीप्स द अपोजिट फ्लेंज इन लाइन, तो कहते हैं चूंकि टेंशन में आपके पास खिंचाव हो रहा होता है और उसने उसको इन लाइन ही रखा होता है, द क्रॉस सेक्शन ट्विस्ट्स व्हेन इट मूव्स लेटरली। तो कहते हैं कि नीचे वाला पार्ट जो है टेंशन वाला वो अपनी जगह पे है और ऊपर वाला पार्ट जो है तो वो बकल करने की वजह से मूव कर रहे, तो क्या होता है, ट्विस्टिंग हो जाती है। दिस बिहेवियर इज रेफर टू एज लेटरल टॉर्शनल बकलिंग। तो इस बिहेवियर को कहते हैं कि लेटरल टॉर्जन बकलिंग कहते हैं। सिंपली इट इज अ साइड वाइज बकलिंग ऑफ बीम अकम्पनीड बाय ट्विस्ट। तो कहते हैं कि आपके पास एक तो ये कि बीम साइड वाइज चली जाती है लिटरली और उसमें एक ट्विस्ट आ जाती है टॉर्जन की वजह से। Embedment of top flange in concrete slab provides lateral support to beam except when the beam is cantilever। कहते हैं कि सिंपली सपोर्टेड टाइप बीम में तो आपके पास चूंकि ऊपर वाली फ्लेंज में कंप्रेशन होती है तो यूजुअली आपने देखा होगा कि आप बीम्स को आरसी स्लैब में इंसर्ट कर देते हैं, एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं उस केस में तो आपने उसको सपोर्ट दे दी,
वो बिल्कुल उसको लेटरली सपोर्ट कर देगा और आप में आपके पास लेटरल टॉर्सनल बकलिंग वाला केस नहीं आएगा। लेकिन कैंटिलीवर में उल्टा होता है, कैंटिलीवर में तो ऊपर आपके पास टेंशन होती है और नीचे कंप्रेशन होती है, ठीक है। Lateral bracing will be adequate both for strength and stiffness if each lateral brace is designed for 2% of compressive force in the flange of beam it braces. This thumb rule is based on lab test results. एक lab test results की बेस पे इन्होंने कहा कि अगर आप lateral bracing प्रोवाइड करते हैं if each lateral brace is designed for 2% of compressive force, तो आपके पास जो बीम के फ्लेंज पे कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही हैं सिर्फ उसके 2% के भी अगर आप वो लेटरल ब्रेसेस को डिज़ाइन करें तो कहते हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी और वो बीम आपकी लेटरल टॉर्सनल बकलिंग में फेल नहीं होगी। कंसिडर अ डबली सिमेट्रिक प्रिज्मेटिक बीम, ये देखें, ठीक है, ये एक सिमेट्रिक है, प्रिज्मेटिक बीम है। अच्छा, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा मैकेनिक्स में, प्रिज्मेटिक बीम क्या है, नॉन प्रिज्मेटिक बीम क्या है, सही है। इस पे मेरे ख्याल है आपको कोई वो नहीं होना चाहिए। सेम क्रॉस सेक्शन है तो वो प्रिज्मेटिक है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो नॉन प्रिज्मेटिक है। बोथ एंड्स सिंपली सपोर्टेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, इसके दोनों एंड सिंपली सपोर्टेड है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट, हेल्ड अगेंस्ट रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन को भी बना कर रहे हैं, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट एम एक्स, कहता है कि इसके ऊपर आपने एक यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस जो है तो वो अप्लाई की, ये नज़र आ रही है आपको एम एक्स, और उसकी डायरेक्शन भी नज़र आ रही है, ठीक है। और ये एम एक्स देखें आउट ऑफ प्लेन है आपके पास, मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। ये देखिए ये वाला हाथ इसको ये वाला एंड इसको क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये वाला एंड इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो मूवमेंट एट विच लेटरल टॉर्सनल बकलिंग बिगिंस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, एम एन या एम क्रिटिकल इज इक्वल टू पाई बाई एल बी। अब एल बी यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ गई है जो कि आपने जहन में रखनी है, ब्रेसिंग लेंथ, ठीक है, इंटू अंडर रूट ई आई वाई क्यों यूज किया, क्योंकि आई एक्स आपके पास इस डायरेक्शन में था, अगर इस डायरेक्शन में आपके पास बेंडिंग हो रही होती तो आप आई एक्स यूज करते, ये देखिए वाई एक्सिस के अबाउट है तो इसलिए आई वाई इंटू जी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इंटू जे क्या था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पाई इंटू ई डिवाइड बाई एल बी का स्क्वायर इंटू आई वाई इंटू सी डब्ल्यू। अब सी डब्ल्यू क्या चीज़ है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। द क्रिटिकल मोमेंट फॉर बीम्स विद एंड मोमेंट्स एंड बीम्स विद ट्रांसवर्स लोड्स एक्टिंग थ्रू शेयर सेंटर कैन बी गिवन बाय एम क्रिटिकल इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपके पास अगेन इसको पढ़ लें, वेयर सी बी, ये जो बाहर सी बी है, इज अ कोफिशिएंट विच डिपेंड्स ऑन वेरिएशन इन मोमेंट्स अलोंग द स्पैन एंड K is an effective length coefficient, याद है आपको कॉलम्स में आप जो पढ़ते थे K depending on restraints at support, values of CV and K are given in table 5.1, ठीक है, टेबल 5.1 जो है उसमें आपके पास वैल्यूज ऑफ C एंड K आपको गिवन होंगी। अच्छा जी, तो एक तो मैनुअल की टेबल से आप ले सकते हैं, दूसरा वैल्यूज ऑफ सी बी डेवलप्ड बाय कर्व फिटिंग टू डाटा फ्रॉम न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ लेटरल टॉर्शनल बकलिंग ऑफ सिंपल बीम्स एक्टेड ओनली बाय एंड मूवमेंट्स इज गिवन बाय, आपके पास सिंपल बीम हो सिंपली सपोर्टेड और उसके ऊपर सिर्फ एंड मूवमेंट्स हो और कोई लोड अप्लाई ना हो रहा हो तो उसके लिए आपके पास ये इक्वेशन भी वैलिड है, M1 M2 आपको नीचे शो किया हुआ है, M1 क्या है M2 क्या है, एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.3। एक और इक्वेशन है जिसमें आपके पास वही M1 M2 है और वहीं पे भी लिमिट आपके पास 2.3 है, वेयर M1 इज स्मॉलर ऑफ टू एंड मूवमेंट्स, कहते हैं M1 छोटी मूवमेंट होगी, फॉर एग्जांपल ये 10 है ये 12 है तो आपके पास दोनों में से जो छोटी होगी वो ऊपर आएगी, ठीक है, ताकि रेशियो लेस देन 1 रहे। Accurate equation for CB if movement diagram within the unbraced length is not a straight line, अगर कहते हैं कि आपके पास movement diagram within the unbraced length is not a straight line तो आपके पास फिर ये इक्वेशन है जिसमें आपके पास डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, ठीक है, सेम मूवमेंट नहीं है आपके पास, और एम मैक्स क्या है लार्जेस्ट मूवमेंट है
एम ए मोमेंट एट 1/4 पॉइंट, यानी कि आप अगर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो टोटल लेंथ है आपके पास 10 फीट, तो 2.5 फीट पे जो आपके पास मोमेंट होगी, फिर 5 फीट पे, फिर 7.5 फीट पे, ये 3 मोमेंट्स आपके पास बीच में आएंगी। और इनमें जो मैक्सिमम मोमेंट होगी, लेट सपोज एम बी वाली है, तो वो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन में, और आपके पास सी बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इन इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, इफ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, mx critical for elastic lateral torsional buckling is valid as given. But for critical stress, F critical exceeding Fy, mx critical is given by m critical। अब ये कौन सा केस है आपके पास, जब आपके पास लेटरल टॉर्जनल बकलिंग इन इलास्टिक हो। ठीक है, कहते हैं कि अगर इलास्टिक रेंज में आप स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है, तो आपके पास एम एक्स क्रिटिकल फॉर इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग इज वैलिड एज गिवन, जो पीछे हमने पढ़ा। लेकिन अगर वो क्रिटिकल केस के जिसमें एफ क्रिटिकल एक्सीड कर एफ वाई से इन इलास्टिक जोन में आप चले गए, तो फिर आपके पास ये केस यूज होगा। The equation can be solved in a simplified manner by using an equivalent radius of gyration। अब रेडियस ऑफ गायरेशन भी हम पढ़ चुके हैं, मैंने पीआरसी में भी आपको डिटेल में समझाया था, मैंने आपको वो अपेंडिक्स ए भी बताई थी कि आपने सिंगर की बुक में कहाँ पे जाके ये चीज़ देखनी है। तो अभी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, which is obtained by equating the critical bending stress to the tangent modulus critical stress for columns। तो आप F critical square is equal to mx critical square divided by s square is equal to pi e टा divided by k l divided by r equivalent का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई है। तो पहले तो था आपके पास लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, पहला आपके पास जो कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जांपल मैं अगर उस स्लाइड पे वापस आऊं, ये देखें, पहला था लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, ठीक है, दूसरा है लोकल बकलिंग। तो अब पढ़ते हैं लोकल बकलिंग को। फॉर अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर एलिमेंट्स एंड सेक्शंस। कहते हैं कि लोकल बकलिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्पैक्ट सेक्शन किसे कहते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन किसे कहते हैं, और सिलेंडर सेक्शंस किसे कहते हैं। ठीक है, फॉर एस्टेब्लिशिंग विड्थ थिकनेस रेशियो लिमिट्स फॉर एलिमेंट्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। अच्छा, ये ऊपर कंफ्यूज ना हो, ये आपको कह रहा है लोकल बकलिंग ऑफ बीम एलिमेंट्स। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, लोकल बकलिंग ऑफ बीम एलिमेंट्स for establishing width thickness ratio limits for elements of compression members। The LRFD classification divides members into 3 distinct classifications as follows। तो कहते हैं लोकल बकलिंग के अगेंस्ट आपके पास 3 डिस्टिंक्ट, बहुत वास्ट और बहुत अंडरस्टैंडेबल कैटेगरीज हैं कि आपका सेक्शन कॉम्पैक्ट है, नॉन कॉम्पैक्ट है या सिलेंडर है। अब ये क्या चीज़ें हैं, तो कहते हैं कॉम्पैक्ट एलिमेंट्स कौन से हैं, इफ द सिलेंडरनेस रेशियो बी बाई टी, बी है आपके पास विड्थ। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लेंज की बात करते हैं तो फ्लेंज की विड्थ लेट सपोज 8 इंच है और उसकी थिकनेस है 1 इंच, तो 8 बाई 1 इज 8। ठीक है, ऑफ द प्लेट एलिमेंट इज लेस देन लेमडा पी, देन द एलिमेंट इज कॉम्पैक्ट। इट विल लोकली बकल मच आफ्टर रीचिंग एफ वाई। ठीक है, कहते हैं कि पहले आपका एफ वाई रीच होगा, फिर आपका जो है तो वो सेक्शन लोकली बकल करेगा। और वही हमें चाहिए कि हमारे पास एफ वाई अचीव हो जाए सारे के सारे सेक्शन में, प्लास्टिक मूवमेंट आ जाए, फिर उसके बाद वो लोकली बकल होता है तो हो जाए, हमें उससे कोई गिला नहीं है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है लेमडा पी, उसके आगे है लेमडा आर। पी का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है कि लेमडा पी से अगर आपकी रेशियो कम है सेक्शन की, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो जो कि उसकी विड्थ और थिकनेस की रेशियो है, तो आपका सेक्शन कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है, यही आपको चाहिए, यही आपका मकसद है। और उससे पहले पहले आपकी प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी अचीव हो जाएगी। ये देखें, एम पी आपका अचीव हो जाएगा, फिर वो जो है तो फेल होगा उसमें। नॉन कॉम्पैक्ट क्या है,
if the slenderness ratio of the plate element is less than lambda r but greater than lambda p। अब आपके पास जनाबे वाला b जो है 8 इंच की बजाय 12 इंच हो गया है, तो 12/1 इज 12, तो कहते हैं कि ये इससे तो ज्यादा हो गया है लेकिन इससे कम है, लैम्डा पी से ज्यादा हो गया और लैम्डा आर के दरमियान है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट। इट विल लोकली बकल इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग एफ वाई। कहते हैं जैसे ही एफ वाई पे रीच करेगा वो लोकली बकल हो जाएगा, लेकिन पहले आपका एफ वाई रीच होगा फिर एकदम से आपकी लोकल बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, दोनों बहुत जल्दी होंगे। और तीसरा सिलेंडर तो वो जाहिर बात है आपके पास इस जोन में होगा। पहला आपके पास कॉम्पैक्ट इस जोन में है, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट जिसको कहते हैं। दूसरा आपके पास इस जोन में है कि जिसमें आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा आप देखिए, तीसरा पढ़ते हैं, सिलेंडर एलिमेंट इफ द सिलेंडर मास रेशियो ऑफ द प्लेट इज ग्रेटर देन लैम्डा आर। अब आप कहते हैं कि लैम्डा आर से भी आगे निकल चल गए हैं, ठीक है, देन इट इज सिलेंडर, इट विल लोकली बकल इन द इलास्टिक रेंज बिफोर रीचिंग एफ वाई। अब कहते हैं क्या हुआ कि आपका एफ वाई बहुत दूर है, फॉर एग्जाम्पल एफ वाई है 36 और आपकी जो कंप्रेशन मेंबर है उसमें स्ट्रेस है 20, और कहता है कि आपका जो है तो वो क्या हो गया मेंबर, वो लोकली बकल हो गया। क्यों लोकली बकल हो गया, आपने उसको एड्रेस ही नहीं किए थे। ये तीनों की कंपैरिजन है। कॉम्पैक्ट सेक्शंस, अ सेक्शन दैट कैन डेवलप फुली प्लास्टिक मूवमेंट MP before local buckling of any of its compression element occurs। ठीक है, नॉन कॉम्पैक्ट, अ सेक्शन दैट कैन डेवलप अ मूवमेंट इक्वल टू और ग्रेटर देन My बट लेस देन MP। इसमें आप My से ग्रेटर हो जाते हैं लेकिन MP तक नहीं पहुंच सकते बिफोर लोकल बकलिंग ऑफ एनी ऑफ इट्स एलिमेंट अकर्स, लेकिन My आपने अचीव कर लिए। और सिलेंडर क्या है, इफ एनी वन प्लेट एलिमेंट इज सिलेंडर द सेक्शन इज सिलेंडर, उसमें आप My भी रीच नहीं कर सकते और वो जो एक प्लेट जो आपकी सिलेंडर होगी वो क्या हो जाएगी, बकल हो जाएगी। Important note: thus, cylinder sections cannot develop MP due to elastic local buckling. Non-compact sections can develop My but not MP before local buckling occurs. Only compact sections can develop the plastic movement MP। तो हमारे काम का कौन सा सेक्शन है, कॉम्पैक्ट सेक्शन है। ठीक है, ऑल द रोल्ड वाइड फ्लेंज शेप्स आर कॉम्पैक्ट। ये देखें, हम जो बीम के लिए हमने शुरू पे कहा था ना पहली वीडियो में, याद है कि आपके पास रोल्ड वाइड फ्लेंज शेप्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं बीम्स के लिए, तो यहाँ पे उसके ये चेक भी पूरा होता है कि वो सब कॉम्पैक्ट हैं विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस विच आर नॉन कॉम्पैक्ट। सिर्फ ये वाले जो आपके पास सेक्शन है ये नॉन कॉम्पैक्ट हैं और ये आप बीम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। Continue by local buckling. If the beam cross section is to develop the yield moment My, the compression flange must be able to reach yield stress and the web to webs must be able to develop corresponding bending stress। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बीम का क्रॉस सेक्शन जो है उसमें यील्ड मूवमेंट जनरेट हो, डेवलप हो, तो द कंप्रेशन फ्लेंज मस्ट बी एबल टू रीच यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो आपके पास जो कंप्रेशन फ्लेंज है, जो ऊपर वाली फ्लेंज है सिंपली सपोर्टेड में, उसमें क्या है, यील्ड स्ट्रेस तक उसने ज़रूर पहुंचना है। एंड द वेब और वेब्स मस्ट बी एबल टू डेवलप कोरिस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, और आपके जो वेब है उसमें कोरिस्पॉन्डिंग बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होने चाहिए। लोकल बकलिंग ऑफ द फ्लेंज एंड और वेब कैन प्रिवेंट दीज लिमिट्स फ्रॉम बीइंग अटेन्ड। अगर कहते हैं कि आपके पास लोकल बकलिंग हो गई फ्लेंज या वेब की, तो कहते हैं कि आप ये लिमिट्स नहीं अटेन कर सकते। मोर रिस्ट्रिक्टिव लिमिट्स मस्ट बी ऑब्जर्व इफ अ बीम क्रॉस सेक्शन इज टू अटेन द फुली प्लास्टिक मूवमेंट। तो कहता है अगर आपने प्लास्टिक मूवमेंट तक पहुंचाना, ये तो इलास्टिक की बात हो रही है ना, यील्ड की, अगर प्लास्टिक तक जाना है तो फिर आपने और रिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस जो है तो लिमिट्स जो है तो वो उसके ऊपर अप्लाई करनी है। फिर लोकल बकलिंग फॉर यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड laterally simply supported on one unloaded edge and free on the other, the critical stress is this: plated used in structural members are long enough to warrant neglecting the second term, so सेकंड टर्म को आपने इधर से इग्नोर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि प्लेट्स यूज्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर लॉन्ग इनफ। ठीक है, तो कहता है वो इतने लॉन्ग इनफ होती है कि हम इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। आपके पास एफ क्रिटिकल इज इक्वल टू जी टी डिवाइड बाई बी ओवर टी।
अच्छा, आप घबराएं नहीं, ये चीज़ें हम अभी आगे हमारी एग्जाम्पल से भी हुई नहीं है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे के सारे फेलियर्स वगैरह। तो ये सब कुछ आएगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह आपकी डिज़ाइन एग्जाम्पल्स के ऊपर होगी, ठीक है। फॉलोइंग लिमिट्स ऑफ लेट सिलेंडरनेस, plate slenderness which preclude premature local buckling or compression flange of beams are available। कि आपके पास जो सिलेंडरनेस है, विड्थ टू थिकनेस रेशियो, अगर आप एम वाई अटेंड करना चाहते हैं तो वो ये लिमिट्स होनी चाहिए, और अगर आप एम पी अटेंड करना चाहते हैं तो देखिए उससे हाफ है, ठीक है। ये किसके लिए? प्रोजेक्टिंग एलिमेंट, और ये फ्लेंज ऑफ द बॉक्स के लिए। सिंस दीज लिमिट्स आर नॉट वेल डिफाइंड दे डिफर समवट फ्रॉम वन स्पेसिफिकेशंस टू अनदर। इसके लिए आप ये LRFD मैनुअल की टेबल 5.3 देख सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ बीम फ्लेंज एंड वेब सिलेंडरनेस, ये आपके पास वो लेमडा, लेमडा पी और लेमडा आर हैं। ये आपके पास वाइड फ्लेंज के लिए आप कैसे फाइंड करेंगे, चैनल के लिए कैसे करेंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और फ्लेंज और वेब के लिए अलग अलग है। सही हो गया। तो अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे।